हमारी हुकूमत करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर यकीन रखती है। अगर हमें कर करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची में तो पानी आता ही नहीं। जिस गली में जाएंगे पानी भरा हुआ है, जिस गली में जाएंगे कच्चा भरा हुआ है। देखो मैं मुरादों में तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। मैं सिंध गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब बस कर दें, रहम कर दें इस कराची पे। मुसलसल कई रोज से कराची सियासी सरगर्मियों का हब बना हुआ है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अवाम के वोटों से हुक्मरान बनने का सीजन जूं करीब आ रहा है। हर सियासी दुकानदार ने अपनी दुकान बढ़ा ली है। हर कोई दिल लुभा लेने वाले अंदाज में इधर आइए भाई साहब, ये देखिए बहन जी, हमारा माल सबसे बढ़िया है, इस किस्म के आवाजें लगा के अवाम को रिझाने की कोशिश कर रहा है। अवाम से वोट ले रहे हैं तो उनके मसाइल, उनके दुख, उनकी परेशानियां अब आखिरी साल में सबको याद आ गई हैं। तवील अरसे से सोई हुई जमाते इस्लामी उठ खड़ी हुई है और धरने में बैठ गई है, ये कह के कि कराची के अवाम को के इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर रही और अगर फराहम कर रही है तो ओवर बिलिंग कर रही है। उधर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के एहतजाजी धरने को भी आज दूसरा रोज है और अवामी मसाइल के मंजन को बेचने का सियासी फायदा आज ये हुआ कि इर्तिजा फारूकी जो कि MQM के साबिका MPA थे, उन्होंने आज पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन कर ली। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वो भी अपना प्रोटेस्ट भरपूर तरीके से कराची में रजिस्टर करवा रही है। आज वाटर बोर्ड के खिलाफ वाटर बोर्ड के सामने ही वो एहतजाज दे के बैठी हुई थी। अपना वाइट पेपर वो पहले ही सिंध गवर्नमेंट की चार्जशीट की सूरत में सामने ला चुकी है। उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसका जुनून एक लंबे अरसे से सोया हुआ था, वो भी एक नई अंगड़ाई लेके जाग चुका है। लियाकत जतोई साहब, उन्होंने सिंध में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उंगली थाम ली है और इस तिफले मकतब को आगे सियासी मैदान में बड़ा करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी कराची के अवाम के मसाइल के नाम पे अपना भरपूर हिस्सा डाल रही है, जो आजकल एहतजाज का सीजन चला हुआ है। उधर नून लीग भी मैदान ढूंढ रही है। सिंध में एक नया और बुलंदो बांग दावे कर रही है कि अगले इंतखाबात में 18 के इंतखाबात में वो सिंध से बड़ी बड़ी सीटें भी हासिल कर लेंगी। ये तमाम तो अपोजिशन की जमातें हैं। हुकूमत सिंध का क्या हाल है, पीपल्स पार्टी का क्या हाल है? बज़ाहिर तो वो बेताल्लुक नजर आ रही है और बेफिक्र नजर आ रही है। आज वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कहीं पे धरने हो रहे हैं, कहीं पे एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन कराची समेत पूरा सिंध पीपल्स पार्टी का है और 2013 में जितने वोट लिए थे, आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी उससे भी ज्यादा वोट लेगी। लेकिन लगता है कि जो अपोजिशन जमातों का एहतजाज चल रहा है, जो एहतजाज का सीजन कराची में चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी अंडर प्रेशर तो आई है, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने आज ये भी कह दिया कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के पास जाएगी, यानी कि अवामी राबिता मुहिम भी शुरू करेगी। 2018 के इलेक्शन में कराची की बड़ी सियासी कुव्वत कौन बनेगा और क्या अवामी मसाइल के नाम पे सियासी दुकानें चमकाई जा रही हैं कराची में? इसी मामले पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। होंगे जमाते इस्लामी कराची के अमीर नईमुर रहमान साहब, आसिया इसाक साहिबा सीनियर रहनुमा हैं पाक सरजमीन पार्टी की, वो ज्वाइन करेंगी। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा है, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। और मुत्तहिदा
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से फैसल सब्जवारी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नईमुर रहमान साहब, और सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगी कि जमात इस्लामी जो कि एक तवील अरसे से कराची में सोई पड़ी थी, वो अचानक उठ खड़ी हुई है एक नई अंगड़ाई लेके और धरने में बैठ गई है। ये मसाइल बिजली पानी के पिछले कम से कम दहाइयों से तो खैर किया, लेकिन पिछले 4 साल से तो कराची के अवाम सह रहे हैं। इन 4 सालों में आप खड़े क्यों नहीं हुए? इलेक्शन ईयर आते ही आप लोग खड़े क्यों हो गए? देखिए गरीदा, हम तो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक की जो दहशतगर्दी है पूरे मुल्क के कराची के अवाम के ऊपर, उसके खिलाफ, इसलिए कि ये वो इदारा है जिसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करता और कोई उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करता। इसलिए कि ये जो है वो जब ये बिकी थी पहली मरतबा तो MQM ने मुशर्रफ के साथ मिलकर इसको बेचा था। गवर्नर MQM के थे और उस वक्त सिटी नाजिम MQM के थे और वफाकी और सूबाई हुकूमत में भी वो मौजूद थी। 16 अरब रुपए खम्भों की कीमत के बराबर में इसको फरोख्त कर दिया गया। फिर जरदारी साहब ने इसको दोबारा बेचा, अब दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली गई और हमारे बिल बढ़ते चले गए। जो सब्सिडी मिलती है वो हम पे नहीं लगती, कराची के शहरियों पे नहीं लगती, बल्कि वो सब्सिडी इस प्राइवेट एंटिटी को मिलती है जिससे वो लोगों को खरीदते हैं। 35 अरब रुपए का प्रॉफिट लास्ट ईयर इन्होंने कमा लिया, जबकि हमारे बिल तो कम नहीं हुए। टैरिफ में इजाफा किए जा रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर 62 अरब रुपए ले लिए, मीटर रेंट के नाम पर 15 अरब रुपए ले लिए, क्लॉबैक के नाम पर 17 अरब रुपए ले लिए, इसी तरह मुलाजमीन के नाम पर 35 अरब रुपए ले लिए और मुलाजमीन भी फारिग कर दिए। तो ये सब नहीं साहब, यही मेरा सही है कि कराची के अवाम ये सब कुछ पिछले कई सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर रिसेंट टेन्योर की बात की जाए तो कम से कम 4 सालों से कराची के अवाम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। इन 4 सालों में जमात इस्लामी नहीं उठी, अब इलेक्शन ईयर में उठी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है गरीदा। देखिए, जमात इस्लामी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने नेपरा में जाकर अपना हियरिंग में मैं शरीक हुआ हूँ, वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इसमें पटिशन की थी हमने। जमात इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 1.5-2 साल पहले इसी जगह पे धरना दिया था, आपने कवर नहीं किया था। जमात इस्लामी वो पार्टी है जो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल पहले गए। तो इलेक्शन तो अपनी जगह, उसकी कैंपेन चलाना हर पार्टी का हक है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी इस अवाम के संजीदा मसले पर पहले दिन से बात भी कर रही है और जो तरीके मुहज़्ज़ब और जमहूरी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि थोड़ी ओपनिंग मिली है, जबर की वो कैफियत कम हुई है, तो अब अवाम हमारे साथ मिलकर खड़े हुए और हजारों की तादाद में इस वक्त भी धरने में मौजूद है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को जो शिकवे शिकायत हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा, क्या कहेंगी आप? बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी ला ताल्लुक और बेफिक्र नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं आप प्रेशर में तो आ गए हैं, आखिर वोट लेने आपको भी अवाम के पास जाना। बिल्कुल गरीदा, ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इश्यूज़ बेशक किसी भी पार्टी को फेडरल में बैठी जमात के साथ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके साथ लिंक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमने जो जमातें आज जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ कर और इन सब के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हो रहा था और दूसरे इदारे जब प्राइवेटाइज होते हैं तो वो उन जो है वो हुकूमत में बैठी पार्टीज के साथ होते हैं जो आज बात कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और एक मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा क्रिएट करने की बात करते हैं और सिर्फ आवाम से किसी तरह से उनकी तवज्जो जो है अपनी तरफ मरकूज करने के लिए ये धरने और मुजाहरे ये सारी चीज़ें करते हैं। अदरवाइज अगर आप देखें जो पास्ट की अगर आप जो सारी अगर वो रिकॉर्ड देखें तो ये सारी पार्टीज उन सब तमाम चीज़ों का हिस्सा रही हैं जब ये के इलेक्ट्रिक और ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि फेडरल की बड़ी जमात है, बड़े होने का सबूत हमने हमेशा दिया है और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो है चैलेंज हैं। और उन लोगों वो लोग जो कहते थे कि मैं अपना नाम जो है वो तब्दील कर लूँगा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, और वो कहते थे कि मेरा नाम कुछ, आज कहाँ पे गए हैं वो लोग जो 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और ये तमाम चीज़ें जो ख़ास तौर पर आज अगर पानी का अगर मसला आता है या बिजली का मसला आता है तो ये सारे फेडरल इश्यूज़ हैं और फेडरल इसमें अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसी भी तौर पर, ख़ास तौर पर सुबह सिंध के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लेकिन जो सियासी जमातें रुबीना साहिबा निकली हैं वो ये प्ली लेके निकली हैं, ये सवाल लेके निकली हैं कि इलेक्ट्रिक अगर कराची के अवाम को लूट रही थी, अगर सिंध गवर्नमेंट की बातों को मान नहीं रही थी, अपनी मनमानी कर रही थी, तो सिंध गवर्नमेंट ने उस अरसे में क्या किया? और के इलेक्ट्रिक उस वक्त भी मौजूद थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरेशन में मौजूद थी।
फेडरल गवर्नमेंट थी। आसिया इसाक साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी। रुबीना कायम खान, रुबीना साहिबा आपसे मैं जवाब लूंगी जरूर इसका। आसिया साहिबा, रुबीना साहिबा कह रही हैं कि ये सियासी टैक्टिक्स हैं, एक सियासी मंजन बेचने का तरीका है, जो धरनों पे बैठे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, और एक सियासी फायदा तो आपको आज हुआ है कि इर्तजा फारूकी ने पीएसपी ज्वाइन कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। रुबीना कायम खानी साहिबा जो हैं, जब ये बात कर रही हैं कि मंजन बेचने वाली सिचुएशन है, तो मंजन बेचना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी तो फिर किसने मंजन बेचा और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, तो मंजन बेचना फिर उनको आता है। रही बात पाक ज़मीन पार्टी के, नहीं कोई नहीं, आपने कोई कुर्बानी नहीं दी। जिसने कुर्बानी दी थी, जिसने कुर्बानी दी थी, सड़कों पे बैठ के वो चीजें जो है वो प्राइवेटाइज हो रही थी, उसका हिस्सा नहीं बने थे हम। गलत बात ना करें, गलत बात ना करें। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप अगर शहीद होती है तो जरा हौसला कर लिया, जरा हौसला करें ना, सुना करें ना। सबसे ज्यादा फायदा भी हमसे जरदारी साहब को हुआ है ना। और फिर दूसरी बात ये कि ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ मिलाओ तो अपनी उंगलियां गिलो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हैं। और रही बात इस बात की कि पाक सरजमीन पार्टी को आज ये फायदा हुआ है कि इर्तजा फारूकी जो है वो आकर मिल गए, तो पाक सरजमीन के अंदर से 3 मार्च से जिस दिन से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी पाकिस्तान वापस आए हैं, और जब से ये आए हैं उस वक्त से पाक सरजमीन पार्टी के अंदर लोगों की शमूलियत का और एक सेलिब्रिटीज की शमूलियत का एक सिलसिला स्टार्ट है, और वो एक दिन के लिए भी गरीदा वो नहीं रुका। इस वक्त हम धरने में बैठे हुए, आप यकीन करिए इस धरने के अंदर कोई मिनट ऐसा नहीं गुजर रहा जिसके अंदर पिछले कुछ महीनों से सिलसिला थमा हुआ था, पिछले कुछ महीनों से आपको ज्वाइन करने का सिलसिला थमा हुआ था। ये इलेक्शन ईयर के करीब आप लोग धरने पे निकले हैं, और ये बाकी एमपीएस वगैरह भी अगेन गरीदा पहला साल है पाक सरजमीन पार्टी का, ये पहला साल है। और अगर आपने मुस्तफ़ा कमाल की पहली स्पीच सुनी हो तो वो जिस बात पर उसने जो बात कही थी कि जी मैं इसलिए बाहर आया हूँ कि कराची का मैंडेट कराची को एक्सप्लॉइट करके बेचा गया है, तो वो आज भी उसी बात के ऊपर खड़े हैं। और अगर आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल की गई थी अगर वो सुनी हो, तो उन्होंने कहा ये हमारे जीने मरने का सवाल है। अब मामला ये नहीं है कि हम कुछ हासिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। गरीदा कराची की हवा बेच दी है। आप ये देखें कि मैं जिस इलाके के अंदर रहती हूँ, मैं मरीर के इलाके में रहती हूँ जो एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, जहाँ ग्राउंड प्लस वन की गुंजाइश है। गरीदा वहाँ पर ग्राउंड प्लस 25 की इजाजत दे दी गई है। और ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है आसिया साहिबा, बहुत पर्टिनेंट सवाल है जो आप उठा रहे हैं, और मुस्तफा कमाल साहब ने भी इन्हीं बातों की तरफ आज फिर निशानदेही की है। लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे जाने से पहले मैं इमरान इस्माइल साहब को डिस्कशन में इन करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगे? बाकी जमातों की तरह जमात इस्लामी से मैं वो बात कर रही थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सच साबित होती है कि एक लंबे अरसे से आपका जुनून भी सोया हुआ था, लेकिन अब इलेक्शन ईयर करीब आते आते आपके जुनून ने भी एक नई अंगड़ाई ली है और नए तरीके से आप लोग सामने आ रहे हैं धरनों की सूरत में। शुक्रिया गरीदा, मैं आपकी बात को बिल्कुल भी निगेट नहीं करूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है और काफी हद तक बिल्कुल सही है कि जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो जमातें अपनी अपनी प्रोटेस्ट और चीजें जो है वो तेज कर देती हैं और ग्राउंड पर नजर आने की कोशिश करती हैं, जो सारी जमातें कर रही हैं इस वक्त। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात ये भी ठीक है कि कराची को मुसलसल निगलेक्ट किया जाता रहा और कराची अब एक ऐसे नहज में पहुंच गया है जहाँ पे कराची का कचरा, कराची का गंदा पानी, कराची के गटर, खुले ढक्कन कराची के मकीनों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। इससे पहले कराची जो थी वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को देखता था, कराची के अवाम एक प्रॉब्लम उसको नजर आती थी, वो बोरी बंद लाशें, बत्ता, अगवा, डकैती, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके बाद जब ये मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट राहिल शरीफ और रेंजर्स को जाता है जो उन्होंने कराची ऑपरेशन किया, जो गवर्नर सिंह तो कहते हैं कि सारा क्रेडिट 100% वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जाता है, आप राहिल शरीफ साहब को दे रहे हैं। उनका वतीरा ये है कि वो बेशक नवाज शरीफ नजर नहीं आती।
नहीं, लेकिन उसको देखते रहे। बात ये है कि उनका वतीरा ये है PMLN का खास तौर से जो है वो ओवरसाइट मुझे धीरे जरा सी बात करने दें। उनका वतीरा ये है कि वो हर जाने वाले जनरल को गाली देते हैं और आने वाले जनरल की वो बूट पॉलिश में लग जाते हैं और उनको खुशनुदी उनकी हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अगर इतना इनके अंदर हौसला है तो आज मुझे बता दें कि जनरल बाजवा के बारे में इनका क्या ख्याल है, कैसे आदमी है वो। इनसे पूछ रहे हैं कैसे आदमी है, वो कहेंगे इससे बेहतर आदमी दुनिया में है। बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन जनरल है। तो ये फिर आपको बताएंगे कि वो कैसे आदमी है। इमरान साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आप मुझे इमरान साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि कोई सियासी जमात क्या कराची के अवामी मसाइल को हल करने के लिए वाकई संजीदा है या अपना अपना सियासी मंजन बेचा जा रहा है। शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नईमुर रहमान साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। पीएसपी तो जो धरने पे बैठी हुई है वो कह रही है कि या तो जिंदगियों का खात्मा हो जाएगा उनकी, तब तक धरने में बैठे रहेंगे, या फिर अवाम के मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपके धरने के हवाले से आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? कब तक बैठे रहेंगे इस धरने पे और किस तरह से अपनी बात मनवाएंगे हुकूमत सिंध से? देखें, ये मामला वफाकी हुकूमत का मेनली है और उसके साथ सूबाई हुकूमत का इसलिए है कि सूबाई हुकूमत ने तो पहले भी इसको फरोख्त किया था और सूबाई हुकूमत के बड़े स्टेक्स हैं के इलेक्ट्रिक के साथ। इन दोनों हुकूमतों का काम है कि कैसी प्राइवेट कंपनी के जिसकी वल्दियत नहीं पता हमें, ऑफशोर कंपनी है, इसको इन लोगों ने बेच दिया था, हमें नहीं मालूम, मुआहदे सामने नहीं आते और एक कंपनी से दूसरी और दूसरी से तीसरी बेच देते हैं, वो प्रॉफिट कमाते रहते हैं, हम पर मुसीबत पड़ती रहती है। तो हमारा तो इन लोगों से ये मुतालबा है कि ये मसला हल करें। हमें जिंदगी मौत नहीं, हम तो चाहते हैं कि शहरियों का मसला हल होना चाहिए, ओवर बिलिंग खत्म होनी चाहिए, लोड शेडिंग हमारी खत्म होनी चाहिए, इसलिए कि हमारी कैपेसिटी इतनी मौजूद है। हमें जो सब्सिडी विफाक से मिलती है 54 अरब रुपए की, वो हम पर लगनी चाहिए। ये क्यों प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं? ये प्रॉफिट अपना माकूल कमाएं और हमारा हिस्सा हमें दे, हमारे बिल कम करें। लेकिन जब ये हमारे बिल तो बढ़ाए जा रहे हैं और अपना प्रॉफिट उसी से कमाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब मिले हुए हैं। इसीलिए हम विफाक से कह रहे हैं कि आपको तो अपना विफाकी सेक्रेटरी ही पसंद नहीं आया जिसने कहा था कि 62 अरब रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर कराची के अवाम से लिए गए। आपने सेक्रेटरी तब्दील कर दिया। अब इसहाक डार साहब शंघाई इलेक्ट्रिक से मामला कर रहे हैं 177 अरब रुपए में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेचो भी, चीखने भी मत दो, हमारी कीमतें लगाओ, हम पर अजाब मुसल्लत करो और ये सारे डाकुओं को। नहीं साहब, आपके मुतालबात, आपकी तमाम बातें बिल्कुल जायज हैं, बट माय क्वेश्चन वाज कि आप ये मुतालबात सिंध गवर्नमेंट से एंड फेडरल गवर्नमेंट से मनवाएंगे कैसे? पीएसपी ने तो कहा है कि जब तक उनकी जिंदगियां खत्म ना हो जाए वो धरने पे बैठे रहेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, उनका अपना मौक़िफ़ है और हम ये समझते हैं कि ये जो जिस तरह हजारों की तादाद में शहर कराची के लोग इस मसले के ऊपर हमारे साथ आकर खड़े हुए हैं, ये हम धरना दिए हुए, ये प्रेशर डेवलप होगा, इस प्रेशर के नतीजे में बातचीत होगी, विफाक से बातचीत होगी, वो गारंटी देंगे। अगर वो गारंटी नहीं देंगे तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा और हम इस एहतजाज को फिर फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। अभी मैं 9:30 बजे यहाँ पर हमारी जो है वो तकरीर होनी है जिस पर हम जो है वो आइंदा का लाएमल का ऐलान करेंगे। आप ये मत समझे कि आज मसला खत्म हो गया और ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला था कि उसने शो किया और नंबर बढ़ाए और चले गए। अब नंबर तो के इलेक्ट्रिक के बिलों के कम करने पड़ेंगे और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जब तक इस मसले को रिजॉल्व नहीं करेगी एहतजाज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। नहीं साहब, आपकी बातें बिल्कुल जबरदस्त हैं और ये वो दुखती हुई रगे हैं कराची के अवाम की जिसके लिए वो दरबदर भटक रहे थे। अपोजिशन बिल्कुल नापैद थी और वो ढूंढ रहे थे कि कोई उनकी ये बातें करे। अब अच्छी बात है कि जमात इस्लामी ने भी करना शुरू कर दिया, पीटीआई ने भी करना शुरू कर दिया, पीएसपी ने भी करना शुरू कर दिया, एमक्यूएम ने भी करना शुरू कर दिया। आपसे मैं बाद में सवाल करना चाहूंगी नईम साहब कि क्या ऐसा लगता कि तमाम अपोजिशन जमातें अपनी इन आवाजों को मिला लें? लेकिन यही सवाल लेके पहले जरा मैं एमक्यूएम के फैसल सब्जवारी साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा है, मुझे ज्वाइन किया है, उनसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल सब्जवारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। हम कराची की सिचुएशन ही डिस्कस कर रहे हैं और इस वक्त मुख्तलिफ ओपिनियंस, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स सामने आ रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो फर्दन निकली हुई हैं वो कहीं ना कहीं अपना सियासी मंजन बेच रही हैं। खासतौर पे इर्तिजा फारूकी ने, आपके बड़े अच्छे एमपीए हैं, उन्होंने आज पीएसपी को ज्वाइन कर लिया। क्या कहिएगा आप इस पर? फैसल सब्जवारी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है जी, उनको दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। और अगर हम वापस जा सकते हैं नईमुर रहमान साहब पे, आसिया इसाक साहिबा पे और रुबीना साहिबा पे, तो उनकी तरफ चलते हैं। आसिया इसाक साहिबा, आपकी तरफ मैं आती हूँ वही सवाल लेके। आसिया साहिबा से जरा बात नहीं हो सकती। इमरान इस्माइल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मैं सुन पा रहा हूँ। इमरान साहब, ये नईम साहब से भी मैं सवाल करूंगी कि जो तमाम जमातें इस वक्त फर्दन अपना प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या अच्छा ना होगा कि तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं और एक कलेक्टिव प्रेशर डालें सिंध गवर्नमेंट पे एंड फेडरल गवर्नमेंट पे? इसमें तमाम जमातों के अपने अपने अलग प्रोग्राम्स हैं, आइडियोलॉजी मिलती नहीं है जमातों की एक दूसरे से। जमात इस्लामी एमकेएम के साथ नहीं खड़ी हो सकती है, एमकेएम पीटीआई के साथ नहीं खड़ी हो पा रही, पीटीआई मुस्लिम लीग के साथ नहीं खड़ी हो। सियासत आड़े आ गई ना, अवामी मसाइल में सियासत आड़े आ गई फिर। नहीं सियासत नहीं, अपने अपने प्रोग्राम। अगर हम किसी एक चीज पे मिसाल के तौर पर मैं के इलेक्ट्रिक पे अगर मैं एमकेएम के साथ खड़ा हो जाऊं, पीपल्स पार्टी पीटीआई एमकेएम के साथ खड़ी हो जाए, तो उसके बाद बहुत ज्यादा वो मामला जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और वहां में वो लेके चलती है। नहीं, अगर पीटीआई एमक्यूएम के साथ बल्दियाती इंतखाबात में सीटों पर इत्तेहाद कर सकती है तो फिर अवामी मसले के लिए इत्तेहाद करने में मसला क्या? अगर बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम के साथ सीटों पर लोकल लेवल पे सीट एडजस्टमेंट, लोकल लेवल पे नहीं मैं आपसे एक चीज करूँ, लोकल लेवल पे सीट, देखिए जो लोकल पार्टी के इलेक्शन होते हैं ना, ये बिल्कुल ही आप समझिए कि लोकलिस्तान की तरह होते हैं कि वहाँ पे जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं छोटी मोटी, और वो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऊपर टॉप पार्टी की हायरार्की या पार्टी का जो नहीं गली मोहल्ले के लोगों के नहीं, आपके भी इल्म में था और एमक्यूएम के बड़े सरकर्दा लोगों के इल्म में था। इमरान साहब, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन फैसल सब्जवारी साहब एमक्यूएम के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। फैसल साहब, पहले जब आपसे बात करना चाह रहे थे उस वक्त मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन अभी जो डिस्कशन जिस नहज पे चल रही है, तो अब मैं सवाल आपसे ये करूंगी कि इस वक्त जो फर्दन बिखरे हुए तस्बीह के दानों की तरह अपोजिशन की सियासी जमातें अलग अलग एहतजाज कर रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अवामी मसाइल के लिए तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं और मिलकर पीपल्स पार्टी पे दबाव डालें और फेडरल गवर्नमेंट पे दबाव डालें? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल मुमकिन है कि अपोजिशन की जमातें कॉमन एजेंडे के ऊपर एक साथ मिलकर बैठे। यही वजह है कि जब शहर और दीगर शहरों के सिंध के जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनके इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने गस्ब की गैर आईनी तरीके से, उसके लिए मेयर कराची और एमक्यूएम की क़यादत ने दीगर सियासी जमातों से न सिर्फ रब्ता किया बल्कि हमें इनकी जानिब से मज़बूत पैगाम भी मिला। हमारी ख्वाहिश यही है कि इस तरह के जितने मसाइल हैं, खा वो पानी का हो या बिजली का हो या तरक्याती मसाइल हो या तर्ज हुक्मरानी का, गवर्नेंस का, इस पर अपोजिशन जमातें एक ज़बान हो जाए। बदकिस्मती के साथ अपोजिशन जमातें क्योंकि इस मुहिम को महज हुकूमत मुखालिफ मुहिम नहीं बना रही बल्कि अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम भी बना रही हैं, वो दीगर सियासी जमातों के खिलाफ भी जो है इंक्लूडिंग एमक्यूएम इस वक्त एमक्यूएम भी अपनी एक इंतखाबी मुहिम, सियासी मुहिम चला रही है। मेरा पॉइंट भी यही था। हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं की ना, लेकिन अभी तक हम तो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि इन इश्यूज के ऊपर दीगर सियासी जमातें भी, अगर इमरान इस्माइल साहब वो पॉजिटिव कदम ले रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा है जनाब। अगर जमात इस्लामी कोई चीज कहेगी तो हम कहेंगे कि अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि जनाब जमात इस्लामी शहर की दुश्मन जमात है, नहीं, पतन नहीं। मेरे ख्याल में ये रविश एमक्यूएम पाकिस्तान इख्तियार करने के हक में नहीं है, और हमारी ख्वाहिश है कि दीगर दोस्त भी जो है इसी मैच्योरिटी का मुजाहरा करें ताकि हुकूमत को वो जेन्युइन दबाव मिले जिसकी वो मुस्तहिक हैं इस बदतर तर्ज हुक्मरानी के बायस। फैसल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये सारी वाकई अवामी तहरीकें होती अपोजिशन जमातों की तो बड़ा जबरदस्त होता, लेकिन अपोजिशन जमातों ने अपनी अपनी सियासी इंतखाबी मुहिम भी इसकी आड़ में शुरू कर रखी है, और इसका एक फल हमें नजर आया कि एमक्यूएम के बड़े अच्छे एमपीए इर्तिजा फारूकी, उन्होंने आज पीएसपी को ज्वाइन कर लिया, तो एमक्यूएम के लिए इंतखाबी मुश्किलात बढ़ने नहीं लगी? नहीं, इर्तिजा फारूकी का जाना कोई इंतखाबी मुहिम नहीं है। इर्तिजा फारूकी का जाना उस ना नजर आने वाले जो तहब्स और दबाव का माहौल है एमक्यूएम पाकिस्तान को, जिसका एमक्यूएम 22 अगस्त से पहले भी सामना कर रही थी और आज भी है। आज की तारीख में पिछले 2 हफ्तों के दौरान कराची के 26 में से एमक्यूएम के 4 टाउन ऑर्गेनाइजर्स गिरफ्तार हुए हैं, हमारे दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं। बदकिस्मती के साथ पिछले 1.5 महीने में हमारे पहले से लापता कारकुनान की फहरिस्त में इजाफा हुआ है। तो आपके लिए इंतखाबी मुश्किलात बढ़ रही है ना, इलेक्शन ईयर बिल्कुल सर पे आ गया। जी मैं अर्ज करूं
कि और हमारे दो बहुत सीनियर मैं समझता हूं कि हमारे लिए सियासी तौर पर सूदमंद रहने वाले लायक जो अरकान सूबाई असेंबली थे एमक्यूएम के, जो दोनों उस दबाव के बाइस बैरून मुल्क थे, रातों रात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको नमूदार करवा के हमारी मुश्किलात में इजाफा करवाया जा रहा। यकीनन हमारे लिए आसान नहीं है माहौल, लेकिन लोग भी देख रहे हैं ना कि कोई रुकने असेंबली अगर 4-5 रोज पहले, हफ्ते भर पहले एमकेएम पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, अगर उसने दिल से जाना होता तो 13 माह का अरसा था, वो चला जाता। चलें, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है या फरिश्ते जानते हैं। फैसल साहब, जितनी भी अपोजिशन की जमातें इस वक्त एहतजाज में निकली हैं, वो ये भी समझती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ जो इस वक्त बुराइयां हैं अवामी मसाइल की, उसकी एमक्यूएम भी जिम्मेदार रही है। ये वो समझ सकते हैं, मेरे पास शायद उसका काउंटर रीजन होगा, और अगर कहीं वाकईतन हम जिम्मेदार रहे हैं तो अगर आप ऑब्जर्व करती हैं बहुत बारीकी से, तो आप ये भी देखिएगा कि हमारी तरफ से एडमिशन भी है कि नहीं जनाब, अगर हमने गलतियां की हैं तो इस नियत के साथ कि आइंदा नहीं करेंगे। देखिए, हम फरिश्तों और सौलिहीन की जमात होने का दावा नहीं करते। जो कलेक्टिवली गलतियां की गई हैं या अफराद की तरफ से गलतियां की गई हैं, उनका इदराक करते हुए उनका मदावा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हम कह रहे हैं ना कि हम अदम तसादुम और अदम तशद्दुद की एक मस्बत सियासत को इस शहर में करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमें इदराक है इस बात का कि हमारी बिल्कुल ठीक, पॉइंट नोटेड। फैसल सब्जवारी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एमक्यूएम इस बात पे राजी है कि अगर कराची की तमाम अपोजिशन जमातें मिलके इकट्ठा एहतजाज करें और सिंध गवर्नमेंट पे और फेडरल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें तो बहुत सी चीजें बहुत जल्दी अचीव हो सकती हैं। ये किस कदर वर्केबल है, ये सवाल करेंगे नईम उर रहमान साहब से, आसिया इसाक साहिबा से और इमरान इस्माइल साहब से भी, और इसका काउंटर नैरेटिव, काउंटर रिप्लाई लेंगे रुबीना काइम खानी साहिबा से। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ हैं नईम उर रहमान साहब, आसिया इसाक साहिबा, इमरान इस्माइल साहब और रुबीना काइम खानी साहिबा। आसिया साहिबा, एक सवाल आपसे, फिर नईम साहब के पास मैं चाहूंगी, उन्हें कहीं जाना भी है। एमक्यूएम कह रही थी कि अगर तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएं तो एक कलेक्टिव प्रेशर पड़ेगा। क्या पीएसपी एमक्यूएम के साथ मिलकर अवामी मसाइल के लिए कलेक्टिव एहतजाज करने पर तैयार है? देखिए, पाक सरजमीन पार्टी ऐसी किसी तंजीम, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं खड़ी होगी जिसने अवाम के मैंडेट को एक्सप्लॉइट किया। ये 30 साल हुकूमत के अंदर रहे हैं, कोटा सिस्टम को जिस बुनियाद पर जिन्होंने व्हाइट पेपर निकाला है उसका ये पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। ये अगर इतने ही सिंसियर होते उस मैंडेट के साथ तो ये असेंबलियों से इस्तीफा देते, ये दोबारा आते। इनका तो खंबा वोट था, ये दोबारा असेंबलियों के अंदर जाते और कितनी दफा इलेक्शन करा लेती गवर्नमेंट। और दूसरी बात एक ये कि अभी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी इर्तिजा फारूकी जो है वो प्रेशर के अंदर आए हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेकिंग दे रही हूँ, वो नोट कर लीजिए। अगले आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 5 बड़े नाम पीएमएलएन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। फैसल सब्जवारी साहब ये बताएं कि वो खुद किधर पर खड़े हुए हैं? वो फारूक सत्तार साहब अकेले रह जाएंगे, वो तबला बजाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, उनको कोई नजर नहीं आने वाला। अच्छा, बड़ी बात की आपने कि नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं एमक्यूएम के 5 बड़े नाम। बड़ी बात की है, पहले बता देती तो फैसल साहब से पूछ भी लेते हम। नईम साहब को कहीं जाना है, नईम साहब आप क्या कहेंगे? आपके पास दोबारा आऊंगी, आसिया साहिबा आपके पास दोबारा आऊंगी। नईम साहब, आप क्या कहेंगे कलेक्टिव प्रोटेस्ट अपोजिशन का? हाँ, पहली तो बात यह है कि मैं क्योंकि धरने में मौजूद हूँ, हजारों लोग मौजूद हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा जल्दी है। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो 30 साल की सियासत है ना, जो गाली की, गोली की, तासुब की, नफरत की, जलाओ की, घेराव की, कत्ल की, गद्दारी की, अब इससे बाहर आना चाहिए इस शहर को, और इस शहर की वो शनाख्त लौट आनी चाहिए जो रोशनियों की शहर की शनाख्त है। हम जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ खड़े हुए हैं, एमक्यूएम पहले तो इस बात का जवाब दे कि उसने मुशर्रफ के साथ इसको जब बेचा था तो सिटी गवर्नमेंट ने केईएससी जो बिक गई थी, उस बिकी हुई केईएससी की रोड कटिंग भी माफ कर दी थी एक प्राइवेट कंपनी के लिए। एमक्यूएम तो इस बात का जवाब दे कि हर जुर्म के अंदर वो शरीक रही है और इसके लोगों को। यही सवाल मैंने एमक्यूएम से किया था, लेकिन वो आगे बढ़ने की बात कर रहे थे पीछे भुला के। इमरान साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, देन आई हैव टू गो टू रुबीना साहिबा। इमरान साहब योर क्लोजिंग कमेंट्स, देन आई हैव टू गो टू रुबीना साहिबा। जी देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं फैसल सब्जवारी की बात सुन रहा था और बहुत अच्छी बात कर रहा था फैसल कि सबको मिलकर चलना चाहिए। देखिए,
जब इन्होंने बाग इब्न कासिम का मामला उठाया, एमकेएम ने, पीटीआई ने अलहदा उठाया, एमकेएम ने अलहदा उठाया, पीएसपी ने साथ नहीं दिया फॉर सम रीजन। उसके बाद जब पीएसपी ने ये आज कराची के जो मामला उठाए हैं ऊपर एमकेएम इनका साथ नहीं दे रही फॉर सम रीजन। अब जो जमात इस्लामी यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के लिए मुजाहरा कर रही है उसके लिए ये दोनों जमातें साथ नहीं दे रही उनकी फॉर सम रीजन। तो सबके पास अपने अपने पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजन तो है, अपने अपने सियासी मंजन है, अपने अपने सियासी मंजन है। मेरे पास चूंकि टाइम खत्म हो रहा है तो रुबीना काइम खानी साहबा के पास ही मुझे जाना है। रुबीना साहिब मंजन या टूथपेस्ट कहें, रुबीना साहिबा सारे तीरों का हदफ पीपल्स पार्टी है इस वक्त। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी गरीदा कि ये जो ड्रामा है ये 2018 के इलेक्शन तक इनके ये तमाम जितने भी जो तीर होंगे वो सारे, या तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसे ही बीच में पिसती है क्योंकि फेडरल के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन ये हमें भी लपेटते हैं इसमें। जबकि हमने कराची में ख़ास तौर पर एमकेएम के दौर में वो काम नहीं हुए जो आज जो बाकियात हैं, ये पीएसपी और ये एमकेएम और ये सारे, ये कहाँ से आए हैं? ये सारे एमकेएम के ही लोग हैं ना, और इन्हीं के यही जो है मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमतों का हिस्सा बने रहे हैं। उनके दौर में वो काम नहीं हुए जो आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे, रुबीना साहिबा आपने कहा कि सियासी मंजन बेचने वाले ये धरने एहतजाज चलते रहेंगे, हमारे दौर में हुए, तो इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कशन भी करते रहेंगे। मंजन बिकता रहेगा और मैं समझती हूँ कि ये इसी तरह से अपना वो ये मंजन बेचने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अवाम पागल नहीं है, वो जानते हैं कि तो हम भी इस पे एक रियलिटी चेक रखेंगे और आप सबको डिस्कशंस के लिए इनवाइट करते रहेंगे। अब तक के लिए रुबीना, आसिया इसाक साहिबा, इमरान इस्माइल साहब, नईमुर रहमान साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, आपका सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जंगे शाम के हवाले से कुछ बात करेंगे जो कि इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गई है। शाम की जंग एक इंतहाई खौफनाक, तशवीशनाक और गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो गई है। इदलिब में कीमियाई हमले के बाद, जिसके बारे में अमेरिका का मौक़िफ़ है कि वो शामी हुकूमत ने करवाया, आज अमेरिका ने पहला और बड़ा फ़ज़ाई हमला कर दिया शामी सरकारी फोर्सेस पे, जिसके नतीजे में शाम की सरकारी खबरसा एजेंसी का कहना है कि 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शाम की जंग एक इंतहाई खौफनाक, तशवीशनाक और गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो गई है। तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा और पाकिस्तान का यहाँ पर किरदार क्या बनता है, यही सवाल लेके चलेंगे हम। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। जंगे शाम का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? एक तरफ सऊदी अरब ने अमरीकी हमले की हिमायत कर दी है, ईरान इसकी पुरजोर मसम्मत कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? देखिए, तुर्की ने भी इस हमले की हिमायत की है जी, और जाहिर है कि शाम में जो सूरत हाल है उस पर मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के दरमियान इख्तलाफ राय पाया जाता है और कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। ये मामला खासा उलझा हुआ है। अमेरिका ने अब जो किया है, जाहिर है उसका कोई कानूनी जवाब तो मुश्किल से ढूंढा जा सकेगा, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल जो है इसकी तहकीकात करती और शाम पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाता तो उसके बाद कार्रवाई का कोई जवाब हो सकता था। लेकिन बैनुल-अक़वामी मामलात में आपको मालूम है मंतक और कानून नहीं चलता, धौंस और ताकत चलती है, और शाम की हुकूमत जो है वो भी धौंस और ताकत के जरिए कायम है, और उसके मुखालिफ जो हैं वो भी बागी जो हैं वो भी बंदूक उठाए हुए हैं और उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये खाना जंगी जिसमें शाम मुब्तला है, इसके खात्मे की कोई सूरत नहीं निकल रही। अब जो कुछ अमेरिका ने किया है उसकी मजम्मत की है रूस ने। रूस और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उनमें जो उम्मीद हो रही थी बेहतरी की, उनका कहना यह है कि वो पसे पुश चली जाएगी। चीन ने भी इस हमले से इख्तलाफ किया है, लेकिन जरा नर्म अल्फाज में गुफ्तगू की है। तो मेरा ख्याल है कि यानी कोई सियासी हल निकलना चाहिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, और पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि मुतहारब फरीक़ैन जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठें और
उनके दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे किसी न किसी तौर उनको मौसर बनाया जाए और फरीकैन जो है एक दूसरे से मफाहमत करें, क्योंकि अब एक ही कौम के लोग हैं, एक ही इलाके के लोग हैं और शाम के रहने वाले हैं। एक दूसरे को अगर जीने का हक नहीं देंगे तो फिर उन सब के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस वक्त शाम के लाखों पनाह गजीन जो हैं पूरी दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हजारों मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर हो चुके हैं, अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, मुल्क के अंदर बेघर हो गए हैं, अस्पताल टूट गए हैं, स्कूल खत्म हो गए हैं, सरकारी दफ्तर खत्म हो गए हैं, मौत का, वहशत का, दरिंदगी का राज है। तो अगर शामी हुकूमत जो है वो कब्रिस्तान पर राज करना चाहती है तो ये तो कोई शायद मुमकिन नहीं होगा, और शाम के जो बागी हैं उनको भी सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस हमले से एक ये नतीजा निकल सकता है कि शाम की हुकूमत पर एक दबाव बढ़े और कोई सियासी हल जो है उसको तलाश करने की जो कोशिशें हैं वो तेज तर हो जाएं। पाकिस्तान को इसमें यही किरदार अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमानी, अपना तज्जिया दे रहे थे। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।